गरीब का, भिखारी का बच्चा जो घूम रहा है, नंगे पैर घूम रहा है, ठंड में घूम रहा है, वो बीमार नहीं पड़ रहा है। तुम्हारा बच्चा जो कार के अंदर में तुम एसी चला करके बैठे हो, तुम्हारा बच्चा इतना बीमार पड़ रहा है। इसको जरा काउंटर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट, उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, पूरी ना सही, थोड़ी बहुत ठीक होती हो। हमने बीमारियां जड़ समेत खत्म करी है। ये जो सो कॉल्ड बोल रहे हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन की ही देन है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी वो क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस से गुजर के आई होती हैं। ये आपने अभी जो पूरा इतना बढ़िया बात बोली है, इनको कहाँ समझ में आएगी? इनके हिसाब से तो वायरस ही एग्जिस्ट नहीं करता। 10 लाख का इनाम दिया हुआ है इन्होंने, और दुनिया को भी यही लगता है। ये तो अपन आपस में डिस्कशन करके अगर बात लोगों तक पहुंच पाए कि भाई दवाई का काम ठीक करना नहीं होता। सिल्डेनाफिल सिट्रेट जब आई थी मार्केट में, वो ब्लड प्रेशर के लिए आई थी, लेकिन उससे देखा गया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज किया गया उसका। अगर बैठे बैठे आप 1 घंटा ऐसे पैर हिलाएंगे तो 30 यूनिट mg पर डेसिलिटर ब्लड शुगर कम हो जाएगा। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, तो वो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपने खाने के रूटीन को चेंज करते हैं, तो शुगर की मेडिसिन प्रॉपर्ली टाइप 2 डायबिटीज के लिए बंद हो सकती है। तुम पैर नहीं हिलाते हो, लेकिन तुम आलू के बोरे की तरह पड़े हुई हो जिंदगी। मेरी मम्मी तो मारती थी पैर हिलाने में। वो बाल के पीछे पता नहीं क्या, हर बाप बाल के पीछे पड़ा रहता है लड़कों के। बाल कटवा के आए हैं, जाओ दोबारा कटवा के आ जाओ। मेरे को लगता है ना, पिताजी को चाहिए होता है कि इसके ना पैसे वसूल हो जाए। जो बीमारी है वो जो आप वैक्सीन लगाते हैं बचपन में बच्चों को, लगाए ना, वजह से हो जाती है। ऑटिज्म और वैक्सीन, ये ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी डॉक्टर ही हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? और अगर कहीं आप डायबिटीज पेशेंट है तो मीठे फल जरूर होने चाहिए। अब इसका ये जो बात है, इसका यूज करेंगे हमारे पेरेंट्स। आप चाय के साथ गुड़ खा सकते हो, चीनी नहीं खानी है। होम्योपैथी के पेपर नहीं छपते हैं क्या? होम्योपैथी के भी तो पेपर छप ही रहे ना। तो जब होम्योपैथी के पेपर छप जा रहे हैं, फिर तो ये तो फिर भी फलों की बात कर रहे हैं। चले भाई, शुरुआत करते हैं आज का पहला वीडियो। आज के टाइम पे जो इंसान सबसे बड़ा गलती कर रहा है, सबसे बड़ा गलती, वो नंबर 1 कि अपना डिनर टाइम वो शिफ्ट हो चुका है रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उसको वापस लाइए, सनसेट के आसपास लाइए। राइट, सही बात है। मतलब डिस्कस करेंगे इसके नुआंसेस, बट ठीक है, ओके फाइन, पहला पॉइंट गुड, ओके नेक्स्ट। टाइम एज मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2 सबसे बड़ा गलती कर रहा है, उसके डाइट में रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑलमोस्ट मिसिंग है। अगर मैं पूछूं, ओके फाइन, ठीक है, लेकिन ठीक आगे। लास्ट कब आपने फल खाया था, कच्ची सब्जी खाया था? हो सकता है आपने खीरे का एक टुकड़ा खा लिया हो, उसी को आप कच्ची सब्जी मान रहे हैं। आपके डाइट का 50% पोर्शन फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल का होना चाहिए। नंबर 3 ग्राउंडेड, बी ग्राउंडेड। इंसान अब बड़े बड़े आप देख रहे हैं बिल्डिंग बन गई है, सोसाइटीज बन गई हैं, इंसान ऊपर ऊपर जाना चाहता है, 10th फ्लोर, 12th फ्लोर, 15th फ्लोर, जितना ऊपर हो सके, जबकि हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए, धरती से जुड़े रहना चाहिए। कभी आपने ध्यान दिया, सड़कों पे जब जाते हैं आप देखते हैं भिखारी का बच्चा, सर्दी का दिन है और आप तो अपने गाड़ी में हीटर लगा के स्वेटर पहन के बैठे हैं, तब भी आप कांप रहे हैं, जबकि वो बच्चा नंगे पैर, एक शर्ट पैंट, यूं ही बटन भी नहीं है, और सड़क पे जहाँ पे बहुत ठंड है वहां यूं ही आराम से कैजुअली खड़ा है, बीमार भी नहीं हो रहा। चलो ये है कुछ इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने के लिए कि भाई ये बताएं। चलिए, पहले 2 पार्ट तो ठीक है, पहले 2 पार्ट का ना कोई ऐसा लॉजिक नहीं, मतलब वो तो है कि हर बंदा बोल देगा कि हाँ अच्छे से भाई खाना ठीक टाइम से खा लिया करो और एक्सरसाइज कर लिया करो। ये तीसरा पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तीसरा पॉइंट भाई मैं एस्टैब्लिश कर दे रहा हूँ उनके हिसाब से, जो एक बच्चा बाहर, गरीब का, भिखारी का बच्चा जो घूम रहा है, नंगे पैर घूम रहा है, ठंड में घूम रहा है, वो बीमार नहीं पड़ रहा है। तुम्हारा बच्चा जो कार के अंदर में तुम एसी चला करके बैठे हो, तुम्हारा बच्चा इतना बीमार पड़ रहा है। पहली बार सुनने में लगता है भी अरे हाँ सही बात है, सही बात है। इसको जरा काउंटर करने की कोशिश करते हैं। जो ये बात ये बोल रहे हैं, जो बच्चे इनको दिखाई देते हैं बाहर, उनको देख के ये लगता है कि उनको ठंड नहीं लग रही होगी या वो नंगे पैर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। वो बच्चे तो हमको नजर ही नहीं आते, जो बच्चे माल न्यूट्रिशन की वजह से, ठंड की वजह से मर जाते हैं, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं होता, उन लोगों के बारे में नहीं पता है इनको। बाकी जो वो अगर बच्चा अगर ठंड से उसकी जो बॉडी है, वो जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो अंदर के उसकी बॉडी के ऑर्गन्स को गर्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सरवाइव कर सके। मतलब उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्किन की तरफ नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको, उसकी जो सेंसेशन है वो कम हो जाती है और उसको ठंड कम फील होती है। ठंड ना बहुत ज्यादा वो है, मतलब कि तुम्हारा एक्सपोजर पे डिपेंड करता है वो, तो हम लोग आदी हो जाते हैं। अगर मैं एसी में बैठने लगा हूँ तो अभी मेरी हालत खराब हो जाएगी भारत बाहर निकल करके इस धूप में निकलने के लिए। लेकिन याद करो कि यार स्कूल टाइम पे वो सच में अपन 2 बजे डेली बॉडी अडेप्ट अप्रैल कर का लेती है। महीना, और हाँ बॉडी अडेप्ट करती चली जाती है। मतलब कि
अडैप्ट भी तो मतलब गलत शब्द है, मतलब कि हम अडैप्ट मतलब इसके लिए ज्यादा बेहतरीन शब्द है एक्लिमेटाइजेशन। जैसे कि जब कोई पर्टिकुलर बंदा पहाड़ों पे जाता है तो वो शुरुआत के दिन में जाएगा तो सीधे उसके ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ जाता है। थोड़े दिन पहाड़ पे रहता है तो फिर उसकी बॉडी उस तरीके से एडजस्ट हो पाती है। यहाँ पर भी आदत की बात हो सकती है कि हाँ, हमारा बॉडी सह लेता है थोड़ा-सा। देखा ही नहीं है अब किसी ने पर्टिकुलर ने गर्मी ही देखी है तो उसको क्या मालूम क्या एसी और क्या वो। और दिस सही इज़ तो बात। वंडरफुल। ये तो सेंट्रल प्रेमाइज़ था कि सर्वाइवरशिप बायस है। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी क्यों रुकना है, उसको तो और बड़ा करो ना। भाई देखो, हमारा जो गरीब का बच्चा है सर के हिसाब से क्या है कि नंगे पैर घूम रहा है, कम मर रहा है ना? उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उनके हिसाब से। और फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो बच्चा गाड़ी के अंदर में है और वो ज़मीन नहीं छूता है और ज़मीन नहीं छूता है, बाहर नहीं निकलता है और वो ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। लेकिन मैं इस बात को ज़रा और बढ़ा दूँ और ये बोलूँ कि न्यूयॉर्क के अंदर में बच्चे तो नंगे पैर घूम ही नहीं रहे। न्यूयॉर्क के अंदर में तो सारे के सारे बच्चे वो भारत में तो 100वां फ्लोर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। वहाँ पे तो ज्यादातर बिल्डिंग है 100 सब फ्लोर लेकर के बैठी पड़ी है। तो वहाँ के बच्चे तो सबसे ज्यादा बीमार होने चाहिए थे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि भारत का आंकड़ा लगाएंगे किसी भी शहर का और न्यूयॉर्क के बच्चों का आंकड़ा लगाएंगे तो मुझे तो लगता है कि भैया आंकड़े में न्यूयॉर्क के बच्चे ज्यादा जीतते हुए नजर आएंगे, चाहे बीमारी के चाहे बिल्कुल। क्योंकि उनको सही टाइम पे इम्यूनाइजेशन किया गया है, सही डाइट चल रही है, खाना-पीना सही किया गया है। और ये कह देना कि भई केवल और केवल पैदल चल कर के तुमको धरती से ऊर्जा मिल जाएगी, तो भारत का गरीब आदमी सबसे ज़्यादा कम बीमार पड़ना चाहिए था। तो अगर यही लॉजिक है तो राजस्थान हाँ। के गाँव बच्चे वीडियो मिल जाएगी भाई, बच्चे पैदल-पैदल जाते हैं मतलब नंगे पैर स्कूल से आ रहे हैं, नंगे पैर आ रहे हैं। और इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर में, ये बच्चे तो बीमार नहीं पड़ने चाहिए थे, लेकिन फिर भारत में इतने बच्चे क्यों मर रहे हैं कम उम्र में? 5 साल से कम और उम्र के। हाँ, हाँ। और जो ये जो जिन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बाहर घूमते हैं उनमें जो डेथ रेट है वो एज कम्पेयर टू जो अंदर है गाड़ी के अंदर बंद है वो ज़्यादा है। उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी जो डेथ रेट है उनका बहुत ज़्यादा होता है। उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो ये भी डेटा है, मतलब अवेलेबिलिटी बायस्ड है। जिनको हम देख रहे हैं हमें लगता है कि यार ये तो बड़े सही लग रहे हैं, लेकिन हमें उनकी बैक स्टोरी नहीं पता। अरे उठा लो ना, अपने अपने परिवार में उठा लो, अपने दादी से पूछ लो कितने बच्चे थे तुम्हारे या हाँ, उनके कितने बिल्कुल। भाई-बहन थे और उनके हाँ, कितने भाई-बहन बचपन में मरे थे। बचे थे, हर कितने उसके मरे अंदर थे। में तुम्हें मिल जाएगा कि दादी के जो भाई-बहन हैं या दादा के जो भाई-बहन हैं, वो कितने थे बचपन में और मर गए थे। मेरे ही पिताजी के पता नहीं कितने भाई भाई थे और ये आखिर में 2 भाई बचे हैं। मतलब बचपन में हाँ, मेरा भी ऐसे बहुत ही। सारे भाई थे वो। क्या नाम है कि और ये साफ बता रहा है कि भाई तुम जो बोल रहे हो वो केवल सर्वाइवरशिप बायस है। जिस व्यक्ति को बस। ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर्वाइवरशिप बायस वर्सेस कि जी बच्चों को बाहर छोड़ दो कि जाओ बेटा। मतलब एक बहुत बहुत थ्योरेटिकल लेवल पे ये बात गलत नहीं है। थ्योरेटिकल लेवल पे आपका हल्का-सा एक्सपोज़र किसी पर्टिकुलर अच्छा बीमारी, हो किसी सकता है। पर्टिकुलर जुकाम, किसी पर्टिकुलर हल्का-सा एक्सपोज़र अच्छा हो सकता है। लेकिन वो हमें पता है ना कि क्यों है अच्छा और कितना है अच्छा। अब ये इसका बिल्कुल। बेसिस लेकर के अपने बच्चों को इबोला वाले बच्चे के संग तो खेलने नहीं दिया जाएगा ना कि जाओ बेटा थोड़ा-सा जाओ एक्सपोज़र लेकर के आओ। तो वहाँ पर समझदारी ही काम आएगी कि कौन-सी चीज़ कितनी है। और ये ना इम्यूनाइज़ेशन ना सबसे खतरनाक लगता है मेरे को, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इम्यूनाइज़ेशन ना सबको पागल करे हुए है। क्योंकि ये आइडिया अपने आप में कितना अजीब है कि जो चीज़ तुम्हें बीमार करने वाली है, उसका अगर थोड़ा-सा वीकेंड वर्ज़न थोड़ा-सा वो बुखार भी वो तुम्हारे को अगर मिल जाए, तो तुम उसके प्रति रोग वर्धक क्षमता, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हो। मतलब जो चीज़ मुझे मारने वाली है वही चीज़ मेरी इम्यूनिटी को डेवलप कर देगी। कितना एब्सर्ड और वियर्ड साउंड करता है। लेकिन यही चीज़ जब हुँ। थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ दी जाए तो पूरा लोग होम्योपैथी वाली डायरेक्शन में चले जाते हैं या हाँ, फिर बीआरसी वाली डायरेक्शन में चले जाते हैं कि भाई नहीं बच्चे को डालो सड़क पे छोड़ दो। 6 महीने बाद आके उठा लेना। हाँ। जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ इस तरह के, वहाँ सारे डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट, उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, पूरी ना सही, थोड़ी बहुत ठीक होती हो, राइट? कोई भी एक, दिस इज अ चैलेंज, खुश इंटरनेशनली हो रहे हैं, कहीं भी सारे के जाएंगे। सारे दवाइयाँ खा रहे होंगे ये बैठ हाँ। हँस करके। रहे हैं वीडियो में। ये खुद खाते होंगे दवाई, ये खुद नहीं खाते होंगे? खुद भी तो खाते होंगे? मतलब कि वही है ना कि क्लेम इतना बिज़ार हाँ, क्लेम करो कि बंदा बोले कि मैं पकड़ूँ कहाँ और मतलब अब हाँ, बोलूँगा। कहाँ शुरू करें, कहाँ खत्म कहाँ करें, खत्म क्या करें? करें, क्यों करें?
और मतलब कि बात ना मध्य वाली है, अगर यही वाली जो इनके ये ना बहुत क्लेम करते हैं इस तरीके के। अब इसके अंदर में मैं अगर देखूं तो सच्चाई ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो दवाई की प्रॉपर्टी है। किसी व्यक्ति को ठीक करना दवाई की प्रॉपर्टी है, बट वो दवाई एक मॉलिक्यूल है, वो तुम्हारे शरीर में जाएगी, एक इंटरेक्शन होना है। अब ये इसके अंदर में आधा भाग शरीर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है बिल्कुल कि किस व्यक्ति को दे रहे हैं आप, किस समय दे रहे हैं आप, कितनी मात्रा में दे रहे हैं आप, और उसमें से भी कितनी मतलब ये समझे आप कि भारत तुम मतलब कोरोना वायरस आया था ना जब, तो कोरोना वायरस को लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस है, किसी भी व्यक्ति को लगेगा उसको कोरोना वायरस हो जाएगा। नहीं, विश्व में कितने लोग हैं उनके कोरोना से वो थे, क्या नाम है, इम्यून, पहले से इम्यून है, उनके पे असर ही नहीं कर सकता वो। एड्स के लिए मतलब HIV के लिए भी मिल जाएंगे इस तरीके के लोग। तो ये बात समझ पाना कि भाई ये रिश्ता था दवाई वर्सेस व्यक्ति का, और उसके अंदर में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब है कि इस स्थिति में इतना पर्टिकुलर सामान लेने पर इतने समय के लिए इस चीज में इतनी कमी देखी गई है। 10,000 लोगों को जब हमने चेक किया तो उसके अंदर में से तकरीबन 500-600 लोगों को बहुत अच्छा आराम मिला है, इतने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मिला है। और कल को BRC वाला बंदा आ जाएगा, मेरे को पकड़ करके बोलेगा किसी एक रैंडम बंदे को, देख ये देख इसको तो असर नहीं किया। हाँ नहीं किया, दैट वाज द पॉइंट। एक वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कब कि कॉस्ट एंड बेनिफिट का नजरिया देखा जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल शरीर में जाकर के इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। तो कोई भी ऐसे ही सेम क्लेम कर सकता हूं मैं, आप मुझे दिखा दीजिए कोई पर्टिकुलर दवाई जो किसी का रिएक्शन नहीं करती। नहीं, यस ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें इसका इसका एक एंगल ये भी है ना कि जैसे ये बोल रहे हैं कि आप किसी एक बीमारी का नाम बता दीजिए जिसको एलोपैथी, वैसे तो एलोपैथी नाम ही नहीं होना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं, तो एलोपैथी ठीक करती है भाई। आप इस उम्र में अभी तक हैं, आप ये देखिए कि आज से पहले लोग इतना जीते ही नहीं थे, एवरेज एज ही 35-40 साल थी। हम लोगों ने टीबी, पहले के टाइम पे जब किसी को टीबी हो जाता था उसको लोग खाना पीना उसकी सब प्लेट्स वगैरह अलग कर देते थे। किसी को इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, पोलियो, मतलब हमने बीमारियां जड़ समेत खत्म करी है। ये जो सो कॉल्ड ये एलोपैथी बोल रहे हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन की ही देन है। तो बजाय इसके कि शुक्रगुजार होने के, ग्रेटिट्यूड रखने के, ये बोल रहे हैं कि नहीं ठीक ही नहीं होती, मतलब उसको सिरे से खारिज कर देते। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजों में अभी हम, साइंस का नाम ही क्या है, हमें ये थोड़ी कि जो हो गया एक बार, जो हमने जो बुक में लिखा है वही होना है भाई। हम अपनी चीजों को बार बार चेंज करते हैं, और वही आयरनी है साइंस की, मेडिकल साइंस की, कि वो जहाँ पर गलत होती है चीजें, जहाँ पर उसको लगता है कि यार यहाँ पर रिसर्च करने के या यहाँ पर इस चीज को थोड़ा और रेक्टिफाई करने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज है, तो वो बोलती है उसको एकदम, मतलब उसको ऐसी झिझक नहीं कि नहीं ये तो हम गलत साबित हो गए अब हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं है मेडिकल साइंस में। पूरी तरीके से जो दवाई हैं वो मेडिसिन हैं, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, ये सारे टेस्ट आपके बॉडी में, अगर हम किसी को API कोई ड्रग्स देना चाह रहे हैं, उससे पहले इन सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्शन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये बिल्कुल मतलब से फार्माकोकाइनेटिक, अगर बॉडी में जाके ड्रग फार्माकोकाइनेटिक एक्शन देगी या नहीं, आपकी जो एक टैबलेट हम ले रहे हैं वो बॉडी में जाके टूट भी रही है, उसके बारे में भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में टूट रही है, उसका डिसोल्यूशन कितना हो रहा है, तब जाके वो पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन में कितनी पहुंचेगी और तब जाके कैसे एक्शन करेगी। ये सारी चीजें हम फार्मास्यूटिक्स के थ्रू कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और तब जाके किसी पेशेंट को दी जाती है। और हर फेज में टेस्टिंग होती है, आपकी पर्टिकुलर कोई भी नया मॉलिक्यूल हो तो, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी वो क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस से गुजर के आई होती हैं। ऐसे ही बोल देना वो बहुत इलॉजिकल बात है कि कोई मेडिसिन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है कि बीमारियां ठीक करने के लिए। ऐसे स्टेटमेंट्स की ना इनकी कमी नहीं है, मालूम है ना इनके। ये आपने अभी जो पूरा इतना बढ़िया बात बोली है, इनको कहाँ समझ में आएगी। इनके हिसाब से तो वायरस ही एग्जिस्ट नहीं करता। 10 लाख का इनाम दिया हुआ है ना, अगर कोई ये बात प्रूव कर के वायरस होता है। वैक्सीनेशन जो अंदर में एंटी वैक्सर्स जो है भारत के अंदर में सबसे बड़े एंटी वैक्सर्स हैं ये, मतलब जिन्होंने जिनका पूरा का पूरा कोरोना काल में
इतना हुआ था कि भाई ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसका मतलब ये तो पागल बना रहे लोग, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इनको ये बात कहाँ चमकने वाली है, ये फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक्स इनके अनुसार तो बस वही है ना कि ये 0 और 1 में खेल रहे हैं, और दुनिया को भी यही लगता है। ये तो अपन आपस में डिस्कशन करके अगर बात लोगों तक पहुंच पाए कि भाई दवाई का काम ठीक करना नहीं होता, ये अब नहीं जनता होता में है। बात इस तरीके से होती है कि उनको लगता है कि कोई कोई बीमारी एक्स, ये इसका एंटीडोट, ये दुनिया इसको बाइनरी में सोचती है दिमाग के अंदर में, लेकिन ये कभी बाइनरी में था ही नहीं, कभी भी नहीं था। और कोई ज़रूरी नहीं कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो हम पे और किसी सामने वाले ने लिया है उस पे सेम असर डाले। द डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, जिसके लिए पूरा एक फार्माको विजिलेंस करके फार्मेसी में एक मेडिकल साइंस में एक पूरा ही अलग ही वो ब्रांच है फार्माको विजिलेंस, जिसमें सिर्फ यही स्टडी किया जाता है कि अगर किसी मेडिसिन से किसी इंसान को एडवर्स इफेक्ट हुआ है या ऐसा इफेक्ट हुआ है जो कि इन जनरल नहीं है, तो वो क्यों हुआ है उसको भी पूरी तरीके से उसका रिसर्च किया जाता है। और बहुत सारे हमारे पास्ट में बहुत सारे ऐसी मेडिसिन हैं जो मार्केट में आने के बाद भी डिजास्टर होके उनको वापस बैन कर दिया गया। ये बात बाकी पैरल बंदे जो है उनको समझ नहीं आती है, वो चिल्लाते रहते हैं कि हमारे वाली तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं करती साइड। अरे भाई तुमने बैठ करके देखा, मतलब कि जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है टू स्पेसिफिकली चेक कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट, आर दे एक्सेप्टेबल, आर दे विद इन द लिमिट के चल जाएगा काम, क्योंकि कॉस्ट एंड बेनिफिट है, फायदा इतना ज्यादा मिल रहा है कि आप इतने लोगों का थोड़ा सा साइड इफेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज अ होल पूरी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे लेवल पे फायदा मिल रहा है, आप उसको अलाउ कर देते हैं विद प्रिकॉशंस बता करके, विद प्रॉपर गाइडलाइंस के इसके साथ ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये फार्मासिस्ट की और डॉक्टर की थ्योरेटिकली जिम्मेदारी होती है कि वो आपको पता है कि इसके क्या सेकेंडरी साइड इफेक्ट है, आपको विजिलेंट रहना है ताकि अगर ऐसी कुछ चीज हो तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट तुरंत आपको दवाई रोक करके डोज को ऊपर नीचे मैनेज करवा करके आपके लिए सबसे बेहतरीन क्या रहेगा वो चीज करवाई जा सके। लेकिन बाकी लोग क्या इस्तेमाल करते हैं इस स्टेटमेंट का कि अरे मॉडर्न मेडिसिन के तो इतने साइड इफेक्ट होते हैं, बाकियों के तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अरे भाई पहले देख तो लो तुमने कि साइड इफेक्ट अपने वाली के पता लगवाए भी हैं कि नहीं लगवाए हैं। इफेक्ट मीन्स साइड इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट है, कहीं जाकर के चिपकता है, मॉलिक्यूल का दिमाग नहीं है शरीर में जाकर के कि जो दर्द की दवाई है। बच्चे आप आपस में मजाक में सवाल करते हैं कि मेरे तो कभी हाथ में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, गोली को क्या पता कि कहाँ दर्द हो रहा है। गोली को सच में नहीं पता है, गोली जाती है सब जगह, सारी जगह रिसेप्टर, जहाँ पे रिसेप्टर होंगे वहां बाउंड। और कभी कभी ये भी लोगों को लगता है कि साइड इफेक्ट आर ऑलवेज बैड, ऐसा नहीं है। साइड इफेक्ट भाई सिल्डेनाफिल सिट्रेट है। सिल्डेनाफिल सिट्रेट जब आई थी मार्केट में वो ब्लड प्रेशर के लिए आई थी, लेकिन उससे देखा गया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज किया गया उसका, तो एज अ साइड इफेक्ट अब वो बीपी में नहीं दी जाती, अब लोग उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ही यूज करते हैं सिल्डेनाफिल सिट्रेट को। तो साइड इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा। हाँ प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। ना बस ये कह रहा था मैं। और ये इसीलिए तो हो पाता है कि इट इज नॉट अबाउट इफेक्ट साइड इफेक्ट, ये तो ह्यूमन के लेवल पर मुझे क्या चाहिए वर्सेस क्या नहीं चाहिए तब एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल तो जाकर के इंटरेक्ट कर रहा है, अब वो जब मॉलिक्यूल जाकर के इंटरेक्ट कर रहा है तो एक पर्टिकुलर कुछ और काम, और हमारे पूरे ड्रग डिस्कवरी के अंदर में चाहे वो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के जरिए अगर आप ड्रग को डिस्कवर कर रहे हैं या पहले से कोई पर्टिकुलर ड्रग थी उसका एक एग्जिस्टिंग साइड इफेक्ट था और आपने उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा बदलाव करना आपने शुरू किया, स्ट्रक्चरल एनालॉग्स बनाने शुरू किए। पर कितनी ही ड्रग्स हैं जो इस वक्त मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि कोई फला चीज हो रही थी वहां पर, देखा कि लोगों का ये चेक हो रहा है कि फलाना चीज देखे कि सर पे बाल आने लगे तो बोले कि इसका स्ट्रक्चर चेंज करो थोड़ा सा, फिनेस्टेराइड बन गई वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल गए। प्रोस्टेट को लेकर के जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका मतलब उसी के लिए हो रही थी और फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव करके देखा गया कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चरली बदलाव कर देते हैं फिर ये इसके लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो इफेक्ट जितनी ऊपर उतना नीचे कॉन्फिडेंस, मतलब लोगों को शब्दावली भी तो नहीं पता होगी ना कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल, और हमेशा 100% नहीं होता है कुछ भी। इट इज ऑलवेज कि हाँ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर में अगर आपकी दवाई से 99% लोगों तक वो बात पहुंच जा रही है और आखिर में 1-2% लोग बचे हैं तो हम उसको चाहेंगे कि वो मार्केट के अंदर में आए जो ज्यादातर लोगों को हेल्प कर रही है। हम जिंदा हैं,
हमने और प्रॉब्लम्स ले आए हैं अपनी जिंदगी के अंदर में, जो असल में जिसका इलाज सच में बीआरसी वाला है कि भाई अपने खाने पर ध्यान दो। मतलब कि एक महफिल में जाएं, आप किसी भी जगह जाएं और वहां पर अगर 5,000 लोग खड़े हुए हैं तो 5,000 लोगों को बोले हाथ उठाएं, कितने लोग हैं जिनका वजन कम है और वो मोटे होना चाहते हैं, तो उठाएंगे कुछ लोग। लेकिन अब आप बोलें कि कितने लोग मोटे हैं और वजन कम करना चाहते हैं, हाथ उठाएं, अब आपको मिलेगा क्या कि ज्यादातर लोग हैं जो मोटे हैं और वजन कम करना चाह रहे हैं। और इसका तो वहां मतलब है पर कि हाँ अबंडेंस है, मतलब कि लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं। लोग जितना आप अगर आपने टाइम विंडो कम कर दी किसी खाना खाने के लिए कि आपको शाम के 7 बजे के बाद अलाउड ही नहीं है, तो इट विल ब्रिंग अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पर्सन्स बॉडी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसको ये क्लेम कर देना कि ये कर लिया तो तुरंत तुम्हारा कैंसर सही, ये कर लिया तो तुम्हारा वो सही, वो 1-to-1 हाँ, रिलेशन वो गलत है। आप बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाते हैं अनजाने वैसे, विच इज नोन टू बैड मैनर्स। अगर बैठे बैठे आप 1 घंटा ऐसे पैर हिलाएंगे तो 30 यूनिट mg पर डेसिलिटर ब्लड शुगर कम हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे जब करेंगे तो आपका ब्लड शुगर जो घटेगा दैट इज 1 mg पर डेसिलिटर पर मिनट, 1 mg पर डेसिलिटर पर मिनट। ये तो अगर ऐसा है तो मेरे तो आजकल तो रियल टाइम मॉनिटर आते हैं, रियल टाइम मॉनिटर से बिल्कुल देख बहुत सकते प्यार से दूसरे देख के अंदर में सकते पता चल जाना चाहिए मेरे कि माइंड में भी यही लाइन आ रही थी। मेरे अच्छा माइंड अच्छा में भी यही अच्छा आ रहा था लॉजिक कि भाई मॉनिटर से आजकल तो बिल्कुल पता किया जा सकता है। और ये एग्जैक्ट पता आंकड़े कर सकते हैं। फेंकते हैं ना कि वो एकदम ऐसा लगता है कि नहीं सच में, क्योंकि वो ऐसे आंकड़े दे रहे हैं, लगता है लोगों को कि हाँ ये हो सकता है। अगर बात ही कर रहे तो हम शुगर कंट्रोल की बात कर रहे तो ये जो डायबिटीज है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफी हद तक चेंज करी जा सकती है। जो लोग दवाई लेते हैं जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब है वो तो आप लीजिए, क्योंकि जब कभी चोट लग जाती है या कोई सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह होता है तो हमें उस टाइम पे हमें हमारा डायबिटीज का कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हमें कम करना ही है तो हम धीरे धीरे इस चीज को हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके वजन को कम करके और खाने खाने पीने की चीजों में कंट्रोल करके इस चीज से और वेट लिफ्टिंग करके एक्सरसाइज करके इन चीजों से हम बच सकते हैं। मतलब अपनी जो दवाई की डोज है उसे धीरे 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 कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की तो वो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम अपनी लाइफस्टाइल, अगर हमारा शुगर लेवल ज्यादा आ रहा है चेक कराने पे, तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपने खाने के रूटीन को चेंज करते हैं, जंक फूड्स वगैरह या राइस वगैरह में कंट्रोल, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को लेते हैं, या फिर आपके प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो शुगर लेवल वो धीरे धीरे कम हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट चेकिंग में अगर हमारा शुगर लेवल कम हो जाता है तो हम अपनी जो मेडिसिन हमारी 2 टाइम चल रही थी वो मेडिसिन हमारी 1 टाइम पर भी आ सकती है, और धीरे धीरे अगर हम इसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहें तो शुगर की मेडिसिन प्रॉपरली टाइप 2 डायबिटीज के लिए बंद हो सकती हैं। और ये वाली की अगर मैं बात करें ना, ये पैर हिलाने वाला, हाथ हिलाने वाला, ये लोग ना थोड़ा सा, लोगों को लगता है कि खतरनाक एक्सरसाइज कर लेंगे ना तो बहुत ज्यादा कैलोरी चली जाती है, जबकि रेस्टिंग कैलोरीज का खर्च होना हमारा बड़ा ज्यादा होता है। मतलब कि मेरी बॉडी वन ऑफ द टॉप जो कैलोरी खर्च करती है वो खर्च करती है ब्रेन पे, वो खर्च करती है थर्मो रेगुलेशन पे कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और ये छोटे मोटे मूवमेंट्स बहुत ज्यादा लेकर के जाते हैं। मतलब कि मेरा सांस लेने में बहुत तगड़ी कैलोरी खर्च हो जाती है मेरे पूरे दिन की। थर्मो रेगुलेशन, ब्रेन, सांस, और ये अगर बहुत लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति हिले ही जा रहा है तो ठीक है, वो इट विल हेल्प थ्योरेटिकली, लेकिन कर रहा है थ्योरेटिकली हेल्प, लेकिन अभी हम आई डोंट नो एनी सच पेपर जिसके अंदर में इसका असर इतना खतरनाक है कि लोगों को दवाई का रिप्लेस करके लोगों को ये सलाह दे दी जाए। दैट आई एम अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट। बिल्कुल, फिर वो भी डिपेंड करता है ना कि शुगर कितना है सामने वाले का, मतलब जो डायबिटीज लेवल है उसका HbA1c जो लेवल है, या इन जनरल जो फास्टिंग शुगर है वो कितनी है, उस पर भी तो डिपेंड करता है। अब ये तो इन जनरल बोल दे रहे हैं कि सब ऐसे ऐसे पैर हिलाओ ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी तो मारती थी पैर हिलाने में। ये चाहिए ना, मेरे पापा भी। ये सुगम लगाएंगे। वो बोलते थे ये गंदी आदत होती है, पैर नहीं हिलाने चाहिए। हाँ मेरे पापा भी। मेरे पापा कहते थे अस्थिर अस्थिर दिमाग का इंसान है तू, पैर हिलाता रहता है। क्या करें, मतलब फिजिटिंग है, फिजिटिंग भी है और तुम अब पैर नहीं हिलाते हो, लेकिन तुम
आलू के बोरे की तरह पड़े हुए हो जिंदगी, कुछ कर देखी तो उससे ज्यादा अच्छा है कि भाई कुछ काम ही कर लो। मतलब पॉइंट इज कि हम लोग ना बहुत ऐसे वियर्ड चीजों के लिए परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेकर के, जिसका कोई कितना खास लेना देना भी नहीं होता है। वो बाल बाल के पीछे पता नहीं क्या, हर बाप बाल के पीछे पड़ा रहता है हम्म, लड़कों के लिए। बाल कटवा बिल्कुल। के आए हैं, जाओ दोबारा कटवा के आ जाओ। ये ये क्या इतने इतने, अरे भाई ये मेरे क्या साथ तो लॉजिक। बहुत हुआ है, मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है भाई, बहुत ज्यादा हुआ है। ये जिन चीजों में सच में ध्यान देना चाहिए तुमको, वो तुम गंजे भी होगे आ जाओगे ना किसी दिन, तब भी बाप वापस भेज देगा, बोले और छोटे करा के। मतलब क्या, मतलब क्या तुम्हें क्या ऑप्शन है कि मेरे को लगता है ना पिताजी को चाहिए होता है कि इसके ना पैसे वसूल हो जाए। मतलब कि मैंने अगर अभी हाँ, बचपन में सबसे कम थे मेरे, शायद जो मेरे को याद आ रहा है 7 रुपए या 5 रुपए, हाँ, 7 रुपए लगते 10 रुपया तो मैंने भी, 10 रुपये में तो मैंने भी करा है। हाँ, हम पुराने प्रजाति है ना थोड़े हाँ। तो 5-7 रुपए अगर लगते थे तो उनको लगता था 5-7 रुपए ऐसे वसूल कर लिए जाएं कि अगली बार ये 3 महीने के बाद जाए। मतलब समझ रहे हो हाँ, ये होता था। एक सवाल जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि जेनेटिक डिजीज ठीक हो सकती है कि नहीं। अब जेनेटिक क्या है पहले तो इसको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा ये ठीक हो सकते हैं। जैसे मेरे चेहरे स्किन का कलर है, ये जेनेटिक है। मेरे पेरेंट्स का कलर ऐसे ही कुछ था, राइट। आंखों के पुतली का कलर वो भी मेरे पेरेंट्स का ऐसे ही कुछ था, तो ये जेनेटिक हो गई। तो ये नहीं बदल सकता। मेरा स्किन का कलर मेरे डाइट चेंज करने से बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी आंखों की कलर वो बदलने नहीं वाला। कई बार जिस तरह से हमारी बॉडी की बनावट है वो बदलने नहीं वाला। दीज आर ऑल जेनेटिकली हमें अपने पुश्तों से मिली हुई है, तो ये तो है जेनेटिक। अब जो जेनेटिक नहीं है, जैसे एक बच्चा जो पैदा हुआ हेल्दी है, लेकिन वो कुछ सालों में वो डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट पाया गया, बन गया इंसुलिन डिपेंडेंट, तो ये जेनेटिक नहीं है। जो चीज पैदा होने के बाद बॉडी में आई वो जेनेटिक नहीं है। एक बच्चा जब पैदा हुआ हेल्दी था, 1 साल की उम्र में 2-4 वर्ड बोलने भी लगा, माँ बाबा कुछ ना कुछ बोलने लगा, समझने लगा, उसका नाम पुकारो तो वो अटेंशन देने लगा, तो यानी कि उसका जो माइलस्टोन वो अचीव होने लगा। 2-2.5 साल 3 साल की उम्र में अब ये समझ आया पेरेंट्स को कि बच्चे को तो ऑटिज्म है, ADHD है। तो क्या ये जेनेटिक है? ये जेनेटिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर बोल देगा कि ये जेनेटिक है। दरअसल ये जो बीमारी है वो जो आप वैक्सीन लगाते हैं बचपन में बच्चों को, लगा उसकी था वजह से हो जाती है। मुझे लगा था ये व्यक्ति आएगा वैक्सीन से ऑटिज्म, क्योंकि ऑटिज्म पे पेपर, इतना बड़ा पेपर ऑटिज्म पे पब्लिश्ड है। ऑटिज्म और तो वैक्सीन ये ना, ऐसा तो हो ही किसी नहीं सकता ना। किसी और ने भी बोला था ना कि वैक्सीन लगाने से, MMR अरे वैक्सीन लगाने से, भारत के अंदर बहुत है, भारत के अंदर बहुत बहुत ऐसे लोग। हाँ, उन्होंने भी बोला था कि MMR वैक्सीन लगा, डॉक्टर थे वो कोई, उन्होंने भी बोला था कि अरे अगर MMR फिर भी वैक्सीन डॉक्टर ही है, लगाएंगे। कैसी बात कर रहे हाँ, हाँ, हैं? फिर भी डॉक्टर ही है, कैसी बात अच्छा कर अच्छा रहे हैं अच्छा। आप? तो उन्होंने बोला था कि MMR वैक्सीन लगाने से ऑटिज्म ठीक हो जाता है, फिर बाद में शायद उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द हो गया था। मुझे उनका हम्म, नाम याद नहीं आ रहा, बट अभी नहीं, एक्चुअली उसके लिए इनका मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए ना पहले, मतलब समझ रहे हो, रद्द करने हाँ, ये भी है। कुछ लोगों का तो खैर सर को ऐसा लग रहा है कि चीजें या तो जेनेटिक होती हैं या तो मतलब कि पैदा होने के बाद बच्चा एक्वायर करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसका एक जेनेटिक एलिमेंट ना हो और एक एनवायरमेंटल एलिमेंट ना हो। हाँ, इनकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है भले से, लेकिन ऐसा लगभग लगभग कुछ नहीं है जो केवल और केवल जेनेटिक्स हो और केवल और केवल, ज्यादातर चीजें इन दोनों का मिश्रण है जो आप अब देखते हैं। लेकिन सर कह रहे हैं कि अभी तो बच्चा केवल जो और है केवल जेनेटिक भी है ना भैया। हाँ बताओ बताओ। मैं कह रहा हूँ कुछ तो केवल और केवल जेनेटिक्स से भी होते हैं ना। जैसे 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 थैलेसीमिया है, जेनेटिक है हम्म, कंप्लीटली। और एक हम्म। वो है, क्या नाम है उसका, डाउन सिंड्रोम है, वो भी कंप्लीटली अब देखो जेनेटिक्स ही है। अब बिल्कुल करेक्ट। अब मैंने क्या बोला कि चीजें दो प्योरली क्या नहीं है, प्योरली जेनेटिक नहीं है, प्योरली वो नहीं है, हर एक बार कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे। कई ऐसी चीजें जैसे आपने एग्जांपल दिए थैलेसीमिया और डाउन सिंड्रोम। डाउन बेसिकली सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम वगैरह। हाँ। अब इसके अंदर में सेकंड लेवल पर मैनिफेस्टेशन के लेवल पे वो आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट डिसाइड करता है ना कि वो कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। बहुत कम यहाँ पर एनवायरनमेंट का रोल बहुत कम है। जैसे कि मैं थैलेसीमिया का एग्जांपल देता हूँ। हम जानते हैं कि पहाड़ों के ऊपर में जब लोग रहते हैं तो वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो बॉडी में सिग्नलिंग चालू होती है। मेरा हम्म। जो एड्रेनल ग्लैंड, किडनी वगैरह ये सब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन हम्म। जाता है बोन मैरो पे, बोन मैरो को बोलता है हीमोग्लोबिन को ज्यादा बनाना है।
बनाना है। हाँ, अब देखो कि इस व्यक्ति के अंदर में जो व्यक्ति पहाड़ पे है, उस व्यक्ति में थैलेसीमिया की थोड़ा-सा अलग वर्ज़न पेश करेगा एज़ कम्पेयर टू दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को थैलेसीमिया बिल्कुल। हल्का-सा अलग वर्ज़न पेश करेगा। इसमें एनवायरनमेंट हुँ। का रोल बिल्कुल मिनिमलिस्टिक है, लेकिन एग्ज़िस्ट हाँ, कर रहा है। कर रहा है। और ओके। हो सकता है कि आ जाए कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो बिल्कुल मतलब जिसमें एनवायरनमेंट शून्य हो गया है, लेकिन हम क्या पा रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो अभी भी मैक्सिमम। बन रहा है। चीज़ें हाँ, हाँ, कि हाँ, चीज़ें जो हैं, चीज़ें बिल्कुल। 1-2 ऐसी चीज़ें मिल जाएँगी गलती से जिसमें बिल्कुल जेनेटिक्स एक्ज़िस्ट कर जा रही है या 1-2 ऐसी चीज़ें एक्ज़िस्ट कर जाएँगी इसमें पूरा एनवायरनमेंट आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो 99% एक्चुअल में एक्ज़िस्ट कर रही हैं, वो केवल और केवल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक्ज़िस्ट कर रही हैं और उसमें जेनेटिक्स और कुछ ऊपर कुछ नीचे मल्टीफैक्टोरियल, मल्टीजेनिक और किस तरीके का एनवायरनमेंट है आपका। तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाने वाली लाइन है बायोलॉजी के अंदर में दैट इज़ कि फिनोटाइप इज़ इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर कि कोई चीज़ हुँ, दिखेगी कैसी, वो जीनोटाइप के जीन कैसा है प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरमेंटल। के अलावा कुछ एक्सिस्ट ये इक्वेशन के अलावा कहाँ जाओगे? क्या एक्सिस्ट करोगे? हुँ, तो कुछ हुँ, केसेज़ ऐसे मिल सकते हैं जिसमें 0 एनवायरनमेंट का लॉस 0.01% हो सकता है। लेकिन हुँ। लगभग सच्ची सब चीज़ें हैं, जो आपका जेनेटिक्स प्लस एनवायरनमेंट से कंट्रोल हो रही हैं। हाँ, मुझे ये भी लगता है कि सर जो बोल रहे हैं ना कि इनका जेनेटिक डिज़ीज़ कहने का मतलब शायद ये है कि गर्भ से ही जो बीमारी हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भई गर्भ से ही, मैंने क्योंकि ये बोल रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन कि बात बच्चा नहीं, पैदा ऐसा नहीं होता है। होता। हुँ, आपका हुँ, हुँ। डाउन वो सिंड्रोम और बोलते हैं ये कि हाँ, ऑटिज़्म 2 पैदा होने के कुछ टाइम बाद सिम्पटम शो करते हैं, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग तुरंत ना, नहीं करते। ज़रूरी नहीं है। हुँ, और डाउन सिंड्रोम मालूम है ना पूरा एक वो उसमें डाउन सिंड्रोम स्पेक्ट्रम है। डाउन सिंड्रोम केवल हुँ, ट्राइसोमी हाँ, 21 से नहीं हो रहा है। डाउन जी, सिंड्रोम ट्रांसलोकेशन से भी होता है और उसके अंदर में होता भी है, हाँ। कॉपीज डिफाइन करती हैं कि आपका बच्चा स्पेक्ट्रम है कितना ज़्यादा डाउन सिंड्रोम के उसके स्पेक्ट्रम पे एग्ज़िस्ट कर रहा है। कैटेगरी में आते हैं। हुँ, तो और वो ये तो एक पर्टिकुलर बात हो गई और हम अभी जान रहे हैं कई चीज़ों के बारे में। ये एक पोज़ीशन होती है, बड़ी वियर्ड पोज़ीशन होती है, जिसमें कि अगर आपने देखा हो कि पिछले ही कुछ सालों के अंदर में ऑटिज़्म को और जब जानकारियाँ निकाली गई, तो हमने ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लेवल पर इसको डिफ़ाइन करना शुरू किया है और अच्छे तरीके से हुँ, समझने के लिए। कि ये बात भी एडमिट करना बड़ा ज़रूरी है कि कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें नहीं पता है कि हमको क्या करना है, कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, किस तरीके से डायरेक्ट ट्रीटमेंट करें, ना करें। वी आर इन द प्रोसेस राइट नाउ और जैसे ऑटिज़्म उन पर्टिकुलर कैटेगरी का पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो, जिसमें हम जितना सटीकता से थैलेसीमिया या बाकी डिज़ीज़ को बोल सकते हैं कि 11 नंबर क्रोमोसोम पर ऊपर बीटा जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके 11वां अमाइनो एसिड जो है वो ऐसे बदल गया है। हुँ, हुँ, तो वो उतना सटीकता नहीं है ऑटिज़्म ऑटिज़्म के वाले केस। पर्टिकुलर पार्ट में जब हम हाँ, आते हैं। ये तो पॉइंट इज़ कि तुम्हें ऑटिज़्म आपस तो दोनों ही है ना, उसमें तो जेनेटिक्स भी हैं आपके और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों ही आते हैं हुँ, ऑटिज़्म के केसेस में। की प्रॉब्लम क्या है? किसी की प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड शुगर, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी को एंजाइना हो सकता है, किसी के पैरों में सूजन ये हो सकता है, किसी को चक्कर आते हो, राइट? तो वेराइटी ऑफ डिजीज हो सकते हैं, लेकिन स्टेप वन सेम रहेगा सबके लिए, दैट इज 12 बजे तक आपको सिर्फ फलों पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल अपने पसंद के, वो कुछ भी हो सकता है, वो सेब हो सकता है, संतरा हो सकता है, तरबूज, खरबूज, केला। और अगर कहीं आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो मीठे फल जरूर होने चाहिए। ढेर सारा आम, ढेर सारा अंगूर, ढेर सारा चीकू, राइट? जितने ज्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज गायब हो जाएगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये जो बात है, इसका यूज़ करेंगे हमारे पेरेंट्स। इस बात का हुँ, यूज़ करेंगे नहीं, करते हैं हमारे पेरेंट्स कि ये तो फल है, इसमें तो वो इसका मीठा अलग होता है जो चीनी और ये है। इवन हमारे घर वालों को ये भी लगता है कि जो चीनी है, उसका मीठा अलग है, जो गुड़ है उसका मीठा अलग है। तो आप चाय के साथ गुड़ खा सकते हो, चीनी नहीं खानी है। ये तो हमें इसका तो चीज़ रियल की एग्जांपल मेरे घर पे ही है ऐसा। मैंने तो अपने घर हाँ, पे देखा है बिल्कुल। ऐसा। सबके घर पे है। मेरे घर पे है ये हमारे घर पे एग्जांपल। नहीं, सबके घर पे है ये। सब चीज में गुड़ डालेंगे और बोलेंगे सबसे बेस्ट है। लेकिन एक्चुअल साइंस की अगर हम बात करें तो वो गुड़ और जो चीनी है, वो गुड़ तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या है, वो मेन चीज है ना। वो है तो फ्रक्टोज या है तो वो ग्लूकोज। अगर हम चीनी की हुँ, बात करें, सुक्रोज है तो उसमें 50-50 है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऐसी शुगर अपना जैगरी है। और ये फल की बात करें, फल में तो फ्रक्टोज है, हालांकि कम
अमाउंट में है, सुक्रोज लेकिन अगर आप जूस पीना शुरू कर दें, अब ये बोल रहे हैं जितने ज्यादा फल खाएंगे, अब किसी ने अगर जरूरत से ज्यादा फल खा लिए तो ग्लूकोज तो एक बार के लिए हमारी बॉडी की सेल उसको यूज कर लेती है, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो तो डायबिटीज ही मेटाबोलाइज सॉरी वो तो लीवर ही मेटाबोलाइज करता है, तो वो तो ऐसे देखा जाए और डेंजरस है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। और यही लोग ये भी कहते हैं कि करेला खाओ, करेला डायबिटीज में करेला खाना चाहिए, करेले से ठीक होता है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक प्लेट मैंगो खा लो। मैंगो में तो सुक्रोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, और वो डायरेक्टली शुगर स्पाइक करेगा बॉडी में जाके, जैसे ब्लड में पहुंचेगा तुरंत शुगर स्पाइक करेगा। इसीलिए न्यूट्रिशनल साइंस इतनी ज्यादा वियर्ड और अजीब है कि नुआंसेस ये बहुत है। सारी बातें थ्योरेटिकल पॉसिबल भी हो सकती हैं। मैं जबरदस्ती प्रूव करके दिखाता हूँ। फलों में असल में फायदा मिल सकता है, लेकिन वो फायदा उस फ्रक्टोज या सुक्रोज से नहीं आ रहा है, वो फायदा आ रहा है उसके अंदर में जो सेकेंडरी चीजें मिल रही हैं आपको। उसके अंदर में जो लाइकोपीन्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, पोटेशियम। वाइटामिन्स हैं, फाइबर है, फाइबर है। सोल्यूबल और हम्म फाइबर एग्जिस्ट कर रहा है। वो आ सकता है, नजर आ सकता है। रिसर्च पेपर में भी नजर आ सकता है। रिसर्च पेपर में इसलिए नजर आ सकता है कि बंदा सीरियस हो गया अपनी हेल्थ को लेकर के, वो फल फ्रूट भी खा रहा है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन रिसर्च पेपर में क्योंकि उसके एक्सरसाइज रूटीन को नहीं नोटिस किया जा रहा था, केवल ये देखा जा रहा था कि खा क्या रहा है, तो नजर आ सकता है कि बंदा जो फल खा रहा है उसका को फायदा मिल रहा है अपने उसके अंदर में, अपने डायबिटीज के अंदर में। ये केवल प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग एट द लेवल ऑफ मतलब निटी ग्रिटीज के कितना मुश्किल है न्यूट्रिशनल वर्ल्ड को पकड़ पाना, कि लोग बोल सकते हैं तो फायदा तो मिल रहा है, कोई अंतर नहीं है, आ कहाँ से रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है कि वो हाँ। उसके फाइबर से आ रहा था, उसके उसके हो सकता है उसके शरीर में खास तरीके के विटामिन की कमी थी, फलों से कमी पूरी हुई, अब उसका शरीर सच में अपने शुगर को मैनेज करने में ज्यादा सक्षम है एज कम्पेयर टू बिफोर, और उसको फायदा मिल रहा है इन पर्टिकुलर चीजों से। तो कुछ वेरी फ्रूट्स में वियर्ड। भी तो कुछ फ्रूट्स में भी तो कम होता है ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जैसे पपीता हो गया, अमरूद हो गया, तो ये फ्रूट्स अगर वो ले रहे हैं तो वो उनके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। स्टेज पे डिफर कर जाएगा। हाँ, स्टेज पे मतलब कि कौन सी अमाउंट पे स्टेज पर डिफर है। करेगा हाँ, बहुत सारी पोर्शन पे चीजें हैं। हाँ, पोर्शन पे भी डिपेंड पोर्शन करेगा। कंट्रोल। बड़ा बिल्कुल। वियर्ड है, मतलब कि इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हमारे डिस्कशंस में से कई बातें भावी भविष्य में बिल्कुल 180 डिग्री पे गलत डिस्प्रूव हो जाए। साबित हुई, क्योंकि हम्म। ये इतना इतना मल्टीफैक्टोरियल है न्यूट्रिशनल साइंस का वर्ल्ड। लेकिन क्या करें, हमारे पास भी तो जो बेस्ट चीज पॉसिबल है वो यही है कि आज जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, साइंस और अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल है उसके अनुसार एक्ट करें। लॉजिकली किसी व्यक्ति को अगर गलत साबित करना भी है तो उसको लॉजिकली, लॉजिक के जरिए बात को गलत प्रूव करने की कोशिश करें रादर देन व्यक्ति को। पर्सन को। और कल के दिन अगर ऐसा होता है समहाउ कि हमारी कोई बात डिस्प्रूव हो जाती है, तो हम इसको सहज स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये हमने यहाँ पर गलती हुई थी हमसे, और हम इसको करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। मुझे ये तो इसी पूछना था ना अच्छे कि इसमें हाँ, ना पूछिए। एक ये जो बोल रहे हैं ना कि मतलब इनके पास जो सबूत हैं, जो ऑब्जर्वेशन, जो सबूत जो बताते हैं, वो किस बेस पे है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि अरे वो किताबें भी होंगे, बिल्कुल होंगे, पेपर उनके पास पेपर तो पेपर ऐसे ही होगा। छप जाते हैं सर वो। होम्योपैथी के पेपर नहीं छपते हैं क्या? होम्योपैथी के भी तो पेपर छप ही रहे हैं हाँ। ना। तो जब होम्योपैथी के पेपर छप जा रहे हैं फिर तो ये तो फिर भी फलों की बात कर रहे हैं। तो पेपर छप जाते हैं, इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जब पेपर का एनालिसिस करते हैं, जब गाइडलाइंस बनती हैं, तो वो केवल किसी रैंडम पेपर के बेसिस पे नहीं बनते हैं। इस तरीके बिल्कुल। की कन्वर्सेशंस, इस तरीके के लेक्चर दिए जा सकते हैं, इस तरीके के पेपर्स को उठा करके। लेकिन जब विश्व के लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पर गाइडलाइंस जब बनती हैं, तो आप पहले मेटा एनालिसिस लेते हैं। मेटा एनालिसिस के अंदर में भी वो पर्टिकुलर पेपर कंसिडर करते हैं जिसमें सही मायनों के रिजल्ट्स रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्राई हुए हो टेस्ट। चलो। और सही मायने के पेपर्स को लेकर के मेटा एनालिसिस किया गया हो, और वो एनालिसिस भी स्टैटिस्टिकली बढ़िया तरीके से किया गया हो, और जब जाकर के आपको एक सही थोड़ी-सी तस्वीर पेश होगी, वरना यकीन माने न्यूट्रिशनल साइंस में हर तरीके का पेपर अवेलेबल है। तुम्हारे वो शिलाजीत के पेपर से लेकर के और कहाँ-कहाँ तक के पेपर मिल जाएँगे तुम्हें, क्योंकि कंपनी पैसा दे रही है, वो पेपर भी अवेलेबल एग्ज़िस्ट करते हैं। कोई बीएससी का बच्चा डेटा इधर-उधर का करके उसने पेपर पब्लिश कर दिया, वो भी पेपर एग्ज़िस्ट करते हैं। तुमने ये तो केवल है। सेल लाइन्स के ऊपर आम रस डाल करके सेल मर गई और तुमने बोल दिया कि उसका आम रस से पेपर हो गया। कैंसर, वो भी पेपर अवेलेबल है। तो सब तरीके के पेपर अवेलेबल हैं, और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि उसमें से किस तरीके से चुना जाए कि ये है सही मायने के यस। कम, जिसमें बायसनेस सबसे कम होंगे, जिसमें
कंट्रोल अच्छे से लगाया गया होगा, जो स्टडी अच्छे लेवल की होगी, उनको भी इकट्ठा करके उनका भी एक बढ़िया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि भैया थोड़ा-सा कम खा लो, थोड़ा-सा अच्छा खा लो और एक्सरसाइज कर लो। ये 3 बातों पे दुनिया खत्म हो हमारा चैनल खत्म हो जाएगा, इन 3 बातों पे। चलिए फिर आज की जो समय बहुत ज़्यादा हो गया है हमको लड़ते-लड़ते, तो उसमें से भी अब मैं बहुत मेहनत करके आशीष भाई मेजर पार्ट कट करके आप तक कुछ बढ़िया बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे भाई बंधु कुछ और बात कहना चाहते हैं, वरना हम आपसे विदा लेंगे। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Please बाय do बाय। like, share and subscribe to Vitamin Couple. Thank you. Thank you so much. बाय बाय।